काफ़ी लोग सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करें तो 4 से 5 सेविंग अकाउंट रखते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ज़्यादा अकाउंट रखने के क्या नुकसान हो सकते हैं, आईटीआर की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको क्या परेशानी हो सकती है, और जो आप सेविंग अकाउंट बहुत सारे रखते हैं उससे आपको कितना नुकसान होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये रीज़न क्या है जो ये लोग 4 से 5 अकाउंट रखते हैं, उसका क्या रीज़न है, वो क्यों रखते हैं ऐसा? 6 मुख्य कारण है विनय जी। अगर हम बात करें कि मल्टीपल अकाउंट आपके क्यों हो जाते हैं और कितने अकाउंट रखना आपके लिए बेहतर रहेगा, कैसे मैनेज करें अपने अकाउंट को, वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, हमारे अवेयरनेस की वजह से लोगों को पता लग चुका है कि अब आपका जो पैसा बैंक में 100% सिक्योरिटी की अगर हम बात करें डीआईसीजीसी के अंतर्गत, वो 5 लाख तक आपका सिक्योर रहता है विनय जी, अगर आपका बैंक आरबीआई के अंतर्गत आता है। अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें अपने बैंक का नाम, टीम आपको बता देगी कि आपका बैंक आरबीआई और डीआईसीजी के इंश्योरेंस में आता है या नहीं आता है, ताकि आपका पैसा सुरक्षित हाथों में रहे विनय जी, क्योंकि डिफॉल्ट हो रहे हैं कुछ बैंक के, ताकि आपको परेशानी ना हो। अकाउंट ओपन करवाने का एक मुख्य कारण होता है सीनियर सिटीजन जो हमारे हैं, या एफडी आपको प्राइवेट बैंक में अच्छी मिलती है और लोग 5-5 लाख रुपए अलग अलग बैंक में जमा करवाते हैं, सिक्योरिटी भी चाहते हैं और अच्छा इंटरेस्ट भी चाहते हैं। तो जब भी वो एफडी करवाते हैं, बैंक उनको कहता है कि आप हमारे यहाँ पर सेविंग अकाउंट खुलवाओ, तो वो एफडी के लिए अपना सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा देते हैं विनय जी। एक रीजन तो ये हो गया। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि 10 लाख की हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन लिमिट रखी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वजह से। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए डिजिटल ट्रांजैक्शन के द्वारा जमा होता है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है कि ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन क्यों हुई है। भेज सकता है अगर हम बात करें, क्योंकि बैंक उसको नोटिफाई कर देता है। उससे बचने के लिए लोग मल्टीपल अकाउंट खुलवा लेते हैं। इसके अलावा होम लोन जब चलता है आपका, कुछ लोग कार लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, तो उस केस में ईएमआई के लिए वो उसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं जहां से उनकी ईएमआई जा रही है। इसके अलावा सैलरी का अकाउंट, लोग जॉब चेंज करते हैं तो हर बार चेंज करने पे उनका एक नया सैलरी अकाउंट खुल जाता है। ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं फैमिली के साथ विनय जी, तो उस केस में बताना चाहूंगा, ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने के बाद भी लायबिलिटी उनकी रहती है, क्योंकि उनका पैन नंबर रहता है। तो 6 मुख्य कारण ये हैं जिसकी वजह से लोग मल्टीपल अकाउंट खुलवाते हैं, परेशानी में फंसते हैं। और आज इसका हम इलाज भी जानेंगे और कैसे आप अपने बैंक को कैसे प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो आशीष जी, अब यहाँ पे ये बताएं कि ये 5 डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो सेविंग अकाउंट ज्यादा रखने की क्या डिसएडवांटेज रहेंगी? बिल्कुल, सबसे पहला अगर हम बात करें विनय जी, मेंटेन मिनिमम बैलेंस, उसकी वजह से आपको नुकसान होता है आपके पैसे का। क्योंकि काफी बैंक जहां पर आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं, वहां पर आपका मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना अनिवार्य हो जाता है। 10 से 25 हजार रुपए तक वेरी करता है। अगर आप रूरल में है तो आपका वो बैलेंस है कम रखा जाता है मिनिमम बैलेंस की अगर हम बात करें, तो वो पैसा आपका जो है वो लॉक हो जाता है आपके अकाउंट में, जिसको आप फर्दर इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। और अगर आपके मल्टीपल अकाउंट है तो उस केस में हर अकाउंट में आपको ये मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, जो कि आप चाहते, अगर इसको कंसोलिडेट करते तो आप उसकी एफडी करवा सकते थे, जहां पर आपको 4% के कंपैरिजन में, आजकल तो कुछ बैंकों ने अपने सेविंग अकाउंट के रेट 2.5% भी कर दिए हैं, उसके कंपैरिजन में आपको बेहतर इंटरेस्ट रेट एफडी पे मिल पाता, या आप कहीं और उसको इन्वेस्ट कर सकते थे ताकि आपको बेहतर रिटर्न मिल पाता। तो नटशेल में आपका नुकसान होता है, मल्टीपल जगह पर आपका थोड़ा थोड़ा पैसा रहता है। इसके अलावा अगर आप अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं किसी कारणवश, तो उस केस में, क्योंकि बैंक भी कई बार अपने रूल चेंज कर देता है या लिमिट बढ़ा देता है मिनिमम बैलेंस की, तो उस केस में आपको पेनल्टी लगती है और वो काफी ज्यादा होती है विनय जी। तो सबसे पहला नुकसान तो ये हो गया। दूसरी बात करें सिविल स्कोर विनय जी, काफी लोगों को नहीं पता होता कि जब आप होम लोन लेने जा रहे हैं, कार लोन लेने जा रहे हैं, तो उस केस में आपका सिविल स्कोर देखा जाता है। अगर सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो उस केस में आपको हो सकता है कि कुछ अच्छे बैंक से लोन ना मिले, या आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा हो जाए। और सिविल स्कोर को कम करने में मिनिमम बैलेंस भी एक भूमिका निभाता है। अगर आपके सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं है तो उस केस में बैंक सिविल को रिपोर्ट कर देता है और आपका सिविल स्कोर कम हो जाता है। तो ये आपको एक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सैलरी अकाउंट की विनय जी बात करें, जीरो बैलेंस के साथ आपका अकाउंट खुलता है, पर जब आप चेंज करते हैं अपनी कंपनी तो 3 महीने के बाद आपका अकाउंट नॉर्मल हो जाता है। और आप अगर उसमें मेंटेन नहीं करते हैं मिनिमम बैलेंस, क्योंकि वो नॉर्मल अकाउंट हो चुका है, उस केस में आपके सिविल पे नुकसान होता है विनय जी। तो ध्यान रखें, सैलरी अकाउंट के केस में ये परेशानी ज्यादा होती है। इसके अलावा कुछ आपको एडिशनल सर्विस चार्ज देने होते हैं विनय जी। डेबिट कार्ड की बात करें, उसके चार्जेस होते हैं। हालांकि आपने एफडी के लिए ओपन करवाया, फिर भी आपको डेबिट कार्ड के चार्जेस देने होते हैं, चाहे आप उसको यूज भी ना करें, वो आपका एक नुकसान है। एसएमएस चार्जेस हैं,
आपका अकाउंट अगर आप उसमें ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हैं तो उस केस में इनएक्टिव मोड में चला जाता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन दोबारा देने पड़ते हैं, ब्रांच विजिट करना पड़ता है, तो इफेक्टिवली आपको परेशानी भी होती है, साथ में आपको जाने आने का खर्चा भी उठाना पड़ता है और ये चार्जेस हमने बात की है खर्चा भी आपका होता है। इसके अलावा जितने ज्यादा अकाउंट होंगे उतने ज्यादा आपके फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं विनय जी, क्योंकि वहां पर आपके मेंटेन नहीं कर पाते और कुछ ऑनलाइन फ्रॉड आजकल हम देख चुके हैं। हालांकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में जो आपके फ्रॉड होते हैं वो सिक्योर रहते हैं। इसके लिए एक हमारा स्पेशल वीडियो है कि आपको अपने पैसे बैंक से अगर कट गए हैं तो कैसे आप उसको वापस ला सकते हैं, आपकी कितनी लायबिलिटी है, कितने समय में आपको कॉल करना चाहिए बैंक को, तो वो सारी जानकारी डिटेल में दी गई है। तो पर आपको फिर भी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि काफी लोगों को उस रूल्स का भी अभाव होता है और जिसकी वजह से आपको फ्रॉड के केस में आप फंस जाते हैं। लास्ट में बात करना चाहूंगा डिसएडवांटेज की, अभी हम इन सबका सुझाव भी जानेंगे। फाइलिंग करते हुए आपको सभी अकाउंट की डिटेल डालनी पड़ती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सभी अकाउंट को ट्रैक करता है विनय जी। ऐसा नहीं है आप मल्टीपल अकाउंट खोलेंगे तो इनकम टैक्स की नजर से बच जाएंगे, सारे अकाउंट को आपको मेंटेन करना होता है। एआईएस फॉर्म में आजकल सभी बैंक अकाउंट की एंट्री, जो आपका टीडीएस कटा है वो सारी डिटेल आ जाती है, तो सभी अकाउंट इनकम टैक्स की नजरों में है, तो आप मल्टीपल अकाउंट देख के खोल के बच नहीं सकते हैं विनय जी आप। बहुत बढ़िया आशीष, तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि कितने सेविंग अकाउंट रखना सही रहता है जिसमें मुझे मैक्सिमम बेनिफिट होगा। मेरी रिकमेंडेशन तो है विनय जी, आपको 2 अकाउंट रखना चाहिए। अगर आपने किसी रीजन की वजह से अकाउंट खुलवा लिया है तो क्या करना चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक अकाउंट आप गवर्नमेंट बैंक में रखेंगे क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट का स्टेक रहता है, उस बैंक में डिफॉल्ट के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। हालांकि सभी गवर्नमेंट बैंक में डीआईसीजीसी के अंतर्गत 5 लाख का ही सुरक्षा प्रदान है, पर अगर गवर्नमेंट ही डिफॉल्ट कर देगी तो कोई भी बैंक में रखा हुआ पैसा आपका सुरक्षित नहीं है, पैसे की वैल्यू भी नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट बैंक में प्रैक्टिकली माना जाता है कि वो 100% सिक्योर है आपका पैसा, हालांकि डीआईसीजीसी का 5 लाख है। इसीलिए आप गवर्नमेंट बैंक में अपना एक अकाउंट रखेंगे, जहां पर अगर किसी और बैंक में कठिनाई आई, क्योंकि काफी लोग प्राइवेट बैंक में खुलवाते हैं, जैसे येस बैंक में जब कठिनाई आई थी तो लोगों ने अपना इमीडिएटली पैसा सारा का सारा निकाल के गवर्नमेंट बैंक में ट्रांसफर कर दिया था। इसीलिए गवर्नमेंट बैंक आपके पास होना चाहिए। मिनिमम बैलेंस जो आपको रखना होता है गवर्नमेंट बैंक में वो काफी कम होता है प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में, ये बेनिफिट भी मिलता है। आप जो होम लोन ईएमआई है, ईसीएस जो आपका कटता है, वो सारा का सारा चाहें तो अपने किसी एक अकाउंट से लिंक करवा सकते हैं। आप बैंक को बोल सकते हैं कि मैं नया सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाऊंगा, तो उस केस में आपको बेनिफिट मिलता है कि आपके कम सेविंग अकाउंट होते हैं। आप बात तो कीजिए बैंक से, बैंक आपकी सुविधा प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। आप अपने दूसरे बैंक से ईएमआई कटवा सकते हैं। अगर आपने फिर भी अकाउंट सेविंग अकाउंट खुलवाया है तो उस केस में विनय जी आपका जब होम लोन खत्म होता है तो इमीडिएटली होम लोन के एनओसी लेने के बाद अपना अकाउंट भी क्लोज करवा सकते हैं। इसके अलावा एफडी के लिए आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, सेविंग अकाउंट, तो उस केस में भी आप बैंक से बात करें कि बिना सेविंग अकाउंट के काफी बैंक सुविधा देता है आपको एफडी ओपन करवाने के लिए, और चाहें तो आप एफडी ओपन करवाते डेबिट कार्ड ना लें ताकि कम से कम उसका खर्चा तो आपका बच जाए। और उसके बाद जैसे ही आपकी एफडी खत्म होती है, पर्पज आपका सॉल्व होता है, तो उस केस में सेविंग अकाउंट भी क्लोज करवा दें, आपको बेनिफिट होगा उसका। इसके अलावा जब भी आप अपनी जॉब चेंज करते हैं विनय जी, तो उस केस में आप अपना अकाउंट जरूर क्लोज करवा दें या उसमें मिनिमम बैलेंस जरूर रखें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। और मेरे हिसाब से आपके लिए 2 अकाउंट आपके पास होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको रखने हैं तो 3 तक रख सकते हैं, पर मल्टीपल अकाउंट आपको कंसोलिडेट कर देने चाहिए। साथ में एक परेशानी ये भी होती है विनय जी, जब खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ भगवान ना करे ऐसा हो कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी को बहुत परेशानी होती है। नहीं तो आपको सारे अकाउंट की डिटेल अपने घर में किसी को बतानी होती है ताकि जब भी उसको क्लेम करना हो पैसा तो उस केस में वो पैसा निकल पाए। आज की डेट में भी बैंकों में बहुत सा पैसा ऐसा पड़ा है करोड़ों रुपए में जिसका कोई क्लेम करने नहीं आया है क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो आप चाहते हैं कि आपका पैसा सही हाथों में पहुंचे तो कंसोलिडेट करें अपने सेविंग अकाउंट को, नहीं तो अपनी डिटेल जो है वो अपने नॉमिनी को अपने घर में बता के जरूर रखें। बहुत बढ़िया आशीष, तो आपने काफ़ी डिटेल में बताया। दोस्तों अगर आपका फिर भी कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।